हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्ना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी के एक जबरदस्त से चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर को हमेशा की तरह 1 घंटे के अंदर हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करते हुए चलेंगे और साथ साथ में एनटीए ने जहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है उन लाइंस को भी हम अच्छे से करते चलेंगे। तो चलो, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम को डिकोड कर लेते हैं जरा। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा करेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पास होते हैं। एनसीईआरटी का कहना है इनहेरिटेंस बेसिस है हेरिडिटी का। फिर आती है टर्म वेरिएशन। वेरिएशन मतलब देखो, हम अपने पेरेंट्स से काफी सारे करेक्टर इनहेरिट करें, स्टिल हम अपने पेरेंट्स से काफी हद तक डिफर करते हैं, तो वो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। अब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ डील करे उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। आपको पता है, अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोज होता है वेरिएशन का। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यानी कि यहाँ गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेल साइकिल में आपने पढ़ा हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर में। याद करो, प्रोफेज वन के पैकेटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। अब अगर हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मेंडल के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ग्रेगोर जोहन मेंडल 1822 में इनका बर्थ हुआ, 1884 में इनकी डेथ हुई। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि जेनेटिक्स में इनका काफी योगदान है। इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी जिसको हम पाइसम सताइवम भी बोलते हैं। 7 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट किए 1856 से 63 तक। कैसे याद करोगे? 56 और 63 दोनों ही 7 के टेबल पे आते हैं, दोनों में ही 7 ईयर्स का गैप है, तो 7 ईयर्स तक इन्होंने कंटिन्यू ये एक्सपेरिमेंट की। ये हमारा नीट का 2017 का पीवाईक्यू भी है। मेंडल को इतनी जल्दी सक्सेस क्यों मिले? रीजन क्या है मेंडल के सक्सेस का? तो पहली बात, इन्होंने अप्लाई किए थे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक। जब भी ये बायोलॉजी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, जो भी डाटा दे रहे थे, ये उसको मैथमेटिकल लॉज और डाटा की फॉर्म में दे रहे थे, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाए। दूसरा, इनका लार्ज सैम्पलिंग साइज था। जितना ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट जितनी ज्यादा पॉपुलेशन पे करते हैं उतना ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट 2 या 3 इंडिविजुअल पे कर रहे हो, अब जो रिजल्ट आएंगे ना, आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि ये रिजल्ट असली नहीं है, लेकिन अब जब आप लार्जर पॉपुलेशन पे, लार्जर सैम्पलिंग साइज पे यही चीज, यही एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके डाटा को क्रेडिबिलिटी मिलेगी कि लाइक हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सच में रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने देखा कि जो भी करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, या जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने उसको जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में बना दिया। मतलब एक तरह से लॉज बना दिए इनहेरिटेंस के। 3 लॉ बनाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 इन्होंने लॉ बनाए थे। दूसरी बात, ये गार्डन पी पे काम कर रहे थे और गार्डन पी पे हमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देखने को मिलते हैं, यानी अपोजिट ट्रेड देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो आप एक करेक्टर ले रहे हो, आपने एक करेक्टर लिया हाइट, तो उस हाइट के जो है आपको कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेड दिख जाएंगे, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ। क्लियर? याद रखना, मेंडल ने 14 ट्रू प्लांट ब्रीडिंग वेराइटी ली थी, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन्होंने लिए थे। दूसरा, इन्होंने पी प्लांटी चुना और आलू गोभी मटर, कुछ भी, मटर तो चलो इन्होंने चुन लिया, आलू गोभी घिया बेटा कुछ भी ये चुन सकते थे। पी प्लांटी क्यों चुना? सबसे पहली बात, पी प्लांट एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब एक ही साल में इसकी काफी सारी लाइफ साइकिल हो जाती है। 3 से 4 मंथ्स का इसका लाइफ स्पैन होता है, तो एक ही साल में कितनी ग्रोथ साइकिल्स, कितनी जनरेशन हम देख सकते हैं। दूसरा, बायोसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, तो सेल्फ पोलिनेशन तो हो ही सकती है, पर हम क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। कैसे? एंथर्स को रिमूव करवाकर, यानी कि इमैस्कुलेशन से हम यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। पी प्लांट जो होता है ना, इसमें एक टाइम पे एक जनरेशन में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिलते हैं। अगेन वही, लार्ज सैम्पलिंग साइज होगा तो लार्ज क्या होगा, ज्यादा हमें क्रेडिबिलिटी मिलेगी हमारे डाटा को। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, अपोजिट ट्रेट्स होते हैं। जैसे करेक्टर लिया हाइट, तो उसमें ड्वार्फ और टॉल, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हमें, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमें मिल जाएंगे। अब कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास करेक्टर की। करेक्टर होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर। एक ऑर्गेनिज्म के किसी भी फीचर को हम करेक्टर कहते हैं। जैसे मेरी जो हाइट है वो मेरा करेक्टर है, आई कलर मेरा क्या है, वो मेरा एक करेक्टर है। ठीक है, ट्रेड्स क्या होते हैं? इन्हीं करेक्टर के वेरिएंट। जैसे मैंने करेक्टर ले लिया हाइट, अब वो हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी। मैंने करेक्टर ले लिया आई कलर, वो आई कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी। मैंने करेक्टर ले लिया फ्लावर कलर, वो फ्लावर कलर वॉयलेट भी हो सकता है और पिंक भी, वॉयलेट भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है।
दूसरा क्या है, जीन। जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, और जीन ही कंट्रोल करता है किसी भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को। ये कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन पड़े होते हैं, ये जीन की जो भी लोकेशन होती है इसको हम बोलते हैं लोकस। तो अगला हमारे पास था लोकस, यानी कि लोकेशन ऑफ जीन। फिर आता है अलील। जैसे हमने देखा कैरेक्टर के वेरिएंट्स थे ट्रेट, वैसे ही जीन के जो वेरिएंट्स होते हैं, जीन की जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं, वो होती है अलील। याद रखना, ये जो टर्म हमें दी थी, ये बेटसन ने दी थी, 2024 के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन है। फिर फिनोटाइप, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें जैसा भी दिख रहा है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसका फिनोटाइप है। जैसे कोई हमें टॉल दिख रहा है या ड्वार्फ दिख रहा है, वो उसका फिनोटाइप है। दूसरा हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, कि जेनेटिक मेकअप उसका कैसा है। मान लो कोई हमें टॉल दिख रहा है, तो टॉल दिख रहा है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि फिनोटाइप हमें टॉल दिख रहा है तो जीनोटाइप कैपिटल टी ही होगा, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। इसको आगे अभी और क्लियर करेंगे। उसके बाद देखो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। जब भी मैं सिमिलर तरह के ट्रेट लिख दूं, कैपिटल टी लिख दूं या स्मॉल टी लिख दूं, ये है होमोजाइगस। जैसे मैंने कैपिटल टी लिखा, मैं लिख रही हूं इसको होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल टी लिखा तो मैं लिख रही हूँ होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील कैरी करे, जैसे एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है। क्लियर है। अब देखो मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया सीड। देखो सीड में इन्होंने दो चीजें ली, एक तो सीड का शेप, एक सीड का कलर। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। डोमिनेंट जो हर हाल में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। यानी सीधी सीधी बात यह है, अगर रिसेसिव के साथ कोई डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो रिसेसिव का जो इफेक्ट है वो मास्क हो जाएगा, वो छिप जाएगा, वो नहीं दिखेगा। तो जो अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट, और जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, यानी ऐसे स्मॉल टी जब मैं लिख रही हूँ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करे, वो क्या है, रिसेसिव। डोमिनेंस की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, मास्क हो जाता है। तो जब मैं सीड शेप की बात कर रही हूँ, राउंड होगा तो डोमिनेंट, रिंकल होगा तो रिसेसिव। सीड कलर की बात कर रही हूँ तो येलो होगा तो डोमिनेंट, ग्रीन होगा तो रिसेसिव। ये याद करना है क्योंकि इसके ऊपर लिटरली बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए। तीसरी बात, फिर इन्होंने एक और जो लिया करेक्टर लिया, वो लिया फ्लावर। फ्लावर का कलर, अगर डोमिनेंट करेक्टर लेंगे तो वॉयलेट या पर्पल कलर, और रिसेसिव होगा तो व्हाइट। पोर्ट की बात करेंगे तो पोर्ट शेप और पोर्ट कलर दोनों की इन्होंने बात की। अगर डोमिनेंट करेक्टर यहां पर देखोगे, डोमिनेंट ट्रेट देखोगे, तो पोर्ट शेप इन्फ्लेटेड होगा, यानी कि फुल होगा, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब ये कहीं कहीं से ऐसे धसा हुआ होगा। दूसरा क्या है, पोर्ट कलर। डोमिनेंट में ग्रीन और रिसेसिव में येलो, याद रखना। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट में एक्सियल और रिसेसिव में टर्मिनल, याद रखना। टर्मिनल मतलब ऐसे बिल्कुल किनारे पर फ्लावर आ गया, और एक्सियल मतलब ये हमारे पास स्टेम है और ये कोई ब्रांच है, इसके बीच का ये जो एंगल होता है ये एक्सियल होता है। तो यहां पर जो फ्लावर्स हमारे पास निकल रहे, तो एक्सिलरी फ्लावर्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सिलरी फ्लावर जो पोजीशन है वो डोमिनेंट है, और टर्मिनल क्या है, रिसेसिव। स्टेम हाइट में टॉल क्या है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ यानी शॉर्ट क्या है, रिसेसिव। तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट के, किसने, मेंडल ने। फिर हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब ही होता है वन। जब हम एक ही कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं और हम क्रॉस बना रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल हाइब्रिडाइज प्लांट्स विद अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट, एक ही ट्रेट को लेकर चल रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। पहले हम इसका पूरा टेबुलर फॉर्म देखते हैं, समझते हैं, फिर इन लाइंस को भी पढ़ेंगे। जब भी आप पेरेंट्स लोगे क्रॉस करवाने के लिए, पेरेंट्स हमेशा अपने प्योर लाइन लेने हैं, प्योर ब्रीडिंग लाइन लेनी है, यानी कि प्योरली होमोजाइगस लेने हैं। एक पेरेंट आप प्योर यानी होमोजाइगस टॉल ले लो, एक होमोजाइगस ड्वार्फ ले लो। तो कैपिटल टी एक पेरेंट ले लिया और स्मॉल टी। गैमेट्स बनाते हैं हम जब ये अलील्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो यहां गैमेट बना कैपिटल टी और इधर गैमेट हमारे पास बना स्मॉल टी। जब आप F1 हाइब्रिड देखोगे, इनका क्रॉस ओवर करवाओगे तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, यानी F1 में सारे के सारे बच्चे, सारी की सारी प्रोजेनी आपको क्या मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि टोल। दूसरा देखो हम क्या करते हैं, F2 के लिए इसी की सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि सिब मेटिंग करवा दी। ये जो F1 में आया इसी को इसके साथ क्रॉस करवा दिया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब आप क्रॉस करवाओगे तो पहले तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इन अलील्स को सेग्रीगेट कर दो। ये दो तरह के गैमेट मेरे पास बने हैं। यहाँ हम एक ऐसा चेकर बॉक्स बना लेते हैं जिसको हम प्यूनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो एक तरफ मैंने मेल के गैमेट लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ फीमेल के लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। जब मैं क्रॉस करवा रही हूँ ये कैपिटल टी टोल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर देखो बेशक कैपिटल के साथ एक रिसेसिव, डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव अलील एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब दिख रहा है आपको, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ हमें डोमिनेंट का ही दिखेगा। ये प्लांट कैसा होगा, ये टोल होगा। फिर देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टोल होगा।
ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर तो हमें तब दिखेगा जब रिसेसिव अलील दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो F2 जनरेशन में 3 हमें टॉल मिल रहे हैं, 1 ड्वार्फ। तो दिखने में फिनोटाइप क्या है, दिखने में कोई कैसा है, तो 3 टॉल दिख रहे हैं, 1 ड्वार्फ दिख रहे हैं। जीनोटाइप कैसा है, अब ये टॉल दिख रहे हैं, पर टॉल तो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी। तो एक कैपिटल टी मिलेगा आपको, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आपको मिलेगा स्मॉल टी। तो 1:2:1 आपका क्या आ चुका है, जीनोटाइप आ चुका है। अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखो मेंडल ने जब एक करेक्टर लेकर मेंडल चले, जैसे कि स्टेम की हाइट लेकर चले, तो हम बोलते हैं कि यहां पर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया। अब आपको ये दिख रहा है कि F1 प्रोजेनी जो है वो सिर्फ किसी एक पेरेंट के साथ रिजेंबल करेगी, दोनों के साथ रिजेंबल नहीं करेगी। जैसे F1 में देखो यहाँ सारे के सारे बच्चे, सारी की सारी प्रोजेनी क्या है, टोल, तो ये किसी एक पेरेंट से ही रिजेंबल कर रही है, दोनों से नहीं कर रही। दूसरी लाइन में आप क्या देख रहे हो कि पेरेंटल ट्रेट जो एक्सप्रेस हो रहे हैं F1 जनरेशन में, फिनोटाइप उनका क्या है, 3:1 है। यहां पर कोई भी ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग शो नहीं हो रही है। बेशक यहां पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव अलील है, पर प्लांट जो है वो एक्सप्रेस डोमिनेंट अलील को ही कर रहा है। मिक्सिंग नहीं दिख रही है कि हमें बीच की हाइट का कुछ दिख जाएगा, ऐसी कोई ब्लेंडिंग हमें यहां पर नहीं दिख रही है। फिर आते हैं प्यूनेट स्क्वायर पे 2019-2021 पे क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रिटिश जेनेसिस्ट रेजिनाल्ड सी प्यूनेट ने ये दिया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं किसी भी क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग हमें मिल रहे हैं उनकी जीनोटाइप की या फिनोटाइप की हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट क्रॉस क्या है, मान लो कोई आप ऐसा खेत या कोई जंगल देख रहे हो, वहां आपको सारे प्लांट टोल दिख रहे हैं, यानी कि आपको वहां पर फिनोटाइप सबका क्या दिख रहा है, वहां पर आपको सबका फिनोटाइप क्या दिख रहा है, टोल दिख रहा है। अब आप दिखने में तो सबका फिनोटाइप आपको टोल दिख रहा है। अब क्या आप देखकर ये बता सकते हो कि ये कैपिटल टी वाला टोल है, मतलब इसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो जब हमें ये अननोन जीनोटाइप ही पता लगवाना होता है कि जो टोल हमें दिख रहा है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हम करवाते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो एक होता है हमारे पास बैक क्रॉस का ये मतलब होता है F1 जनरेशन में जो भी आया उसको एनी पेरेंट के साथ, चाहे डोमिनेंट वाले के साथ चाहे रिसेसिव वाले के साथ, एनी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो। और दूसरा हमारे पास होता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम अननोन जीनोटाइप का क्रॉस सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं। तो मान लो मैंने ये तुक्का लगाया कि हाँ हो सकता है अननोन जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी है, तो अगर आप इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, आपको F1 में सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं, दिखने में सारे क्या मिल रहे हैं, टोल मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई जंगल, ऐसा कोई खेत जिसमें आपको सारे ही प्लांट टोल मिल रहे हैं, कोई भी ड्वार्फ नहीं मिल रहा है, तो मतलब वहां पक्का जो पेरेंट है, अननोन पेरेंट है, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी ही होने वाला है। लेकिन अगर मैं यहां ले लूं कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर मैं यहां ले लूं ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको रब करते हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको स्मॉल टी के साथ करवाओ। अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको आधी प्रोजेनी ऐसी मिलेगी जो टोल है और आधी ऐसी मिलेगी जो ड्वार्फ है। तो अगर आप किसी ऐसे खेत, ऐसे जंगल में खड़े हो जहां पर आपको टोल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी दिख रहे हैं, तो पक्का वहां पर जो अननोन जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस टोल होगा, होमोजाइगस टोल नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां टोल के साथ साथ ड्वार्फ भी दिख रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट क्रॉस कर आप पहचान सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अननोन जीनोटाइप क्या है। उसके बाद देखो अपना अगला क्या आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉ प्रपोज किए इनहेरिटेंस के। टोटल जो है वो 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो है वो दो आप लॉस पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा आप पढ़ोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंट कह रहा है कि कोई भी जो करेक्टर है उसको कुछ डिस्क्रीट यूनिट यानी कुछ स्टेबल यूनिट, कुछ अलग अलग सेपरेट यूनिट कंट्रोल करते हैं। इन डिस्क्रीट यूनिट को हम बोलते हैं फैक्टर्स। आज इन डिस्क्रीट यूनिट को हम जीन्स बोलते हैं। मेंडल को जीन्स का नहीं पता था तो मेंडल क्या बोलते थे, इनको फैक्टर्स बोलते थे। ये जो फैक्टर है ना, ये हमेशा पेयर में अकर होते हैं, और जब भी कभी एक पेयर ऐसा होगा जिसमें डिसिमिलर फैक्टर होंगे, एक डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला डोमिनेंट की प्रेजेंस में उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिसेसिव वाले का मास्क हो जाएगा यानी कि छुप जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास हर एक ट्रेट के लिए 2 फैक्टर यानी कि 2 अलील होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलील होते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मतलब क्या है, अलील जो है वो पेयर में प्रेजेंट है
पर गैमेट में, एक गैमेट में सिर्फ एक ही अलील जाएगा, यानी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो अलील्स हैं ये क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं होती है। मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है तो यहाँ कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं होगी, कोई भी मिक्सिंग शो नहीं होगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है अलील जो है वो ब्लेंड नहीं करते हैं। बोथ करेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन F2 जनरेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो यहाँ ट्रेड्स की जगह अलील कर लेना, अलील हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और हर एक गैमेट के पास एक ही अलील जाता है। जो होमोजाइगस है उनके पास सिमिलर काइंड के गैमेट्स होंगे क्योंकि सिमिलर तरह के अलील वहां प्रेजेंट है, और जो हेट्रोजाइगस है उनके पास डिफरेंट काइंड के वो होंगे, गैमेट्स होंगे क्योंकि डिफरेंट तरह के अलील वहां प्रेजेंट। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने करना है सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, वो फेनोमेना जिसमें जो F1 हाइब्रिड है, मतलब जो F1 प्रोजेनी है हमारी, वो दोनों ही पेरेंट्स के इंटरमीडिएट यानी बीच का करेक्टर शो कर रही है। इस पे 2019, 2025 और 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डेविएट हुई है, मतलब उससे अलग है। अभी देखेंगे, अभी समझ में आएगा। देखो पहली बात तो ये हमें दिखता है फ्लावर कलर में मिराबिलिस जलापा के, जिसको हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, या एंटेरिनम मेजर्स जिसको हम स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। अब ये जो 4 o'clock प्लांट है, मिराबिलिस जलापा है या एंटेरिनम मेजर्स है, यहाँ पर जो रेड कलर होता है ना वो इसके डोमिनेंट अलील की वजह से होता है, कैपिटल आर की वजह से, और जो व्हाइट कलर होता है वो इसके रिसेसिव अलील स्मॉल आर की वजह से होता है। लेकिन देखो अगर आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी पढ़ा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक कैपिटल एक स्मॉल, आप तो कहोगे मैम यहाँ पर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव का जो इफेक्ट है वो मास्क हो जाएगा, तो ये फ्लावर तो रेड ही होना चाहिए, पर नहीं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। यहां पर हमें ब्लेंडिंग दिख रही है, यहां पर हमें जो F1 हाइब्रिड है उनका उसका जो करेक्टर होगा वो दोनों का ही इंटरमीडिएट होगा। यानी देखो आपने प्योर लाइन से पेरेंट्स लिया कैपिटल आर होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस व्हाइट यानी स्मॉल आर। ये गैमेट बनाए आपने F1 प्रोजेनी में देखा, आपके पास F1 प्रोजेनी आ रही है कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी F1 प्रोजेनी में आपके पास सारे बच्चे, सारी प्रोजेनी पिंक कलर की आ रही है। F2 के लिए आप क्या करोगे, इसकी सेल्फिंग करोगे, सिबमेटिंग करोगे। पता चला? देखो F1 में पिंक कलर आ रहा है होने को, तो अगर आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखोगे तो यहाँ रेड होना चाहिए था क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, पर ये क्या है, पिंक। ये दोनों का ही इंटरमीडिएट करेक्टर शो कर रही है F1 जनरेशन। F2 के लिए आप F1 की ही सेल्फिंग करोगे, यानी कि F1 की ही आप क्या करोगे, सिबमेटिंग करोगे। सिबमेटिंग करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, अलग अलग ये क्या हो जाएंगे, अलील्स हो जाएंगे। प्यूनेट स्क्वायर बनाना, कैपिटल आर स्मॉल आर एक जगह, कैपिटल आर स्मॉल आर एक जगह, आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर, ये तो रेड हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये रेड होना चाहिए था, पर क्योंकि यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, F1 दोनों ही पेरेंट का इंटरमीडिएट करेक्टर शो करेगा, तो ये पिंक है। यहां पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक है, स्मॉल आर व्हाइट, तो यहां पर फिनोटिपिक रेशो क्या हो गई, 1:2:1। वहां याद रखो फिनोटिपिक रेशो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितनी थी, टॉल रेशो ड्वार्फ की 3:1। तो यहां पर फिनोटिपिक रेशो क्या हुई है, डेविएट हुई है एज कंपेयर टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था उसकी फिनोटिपिक रेशो से यहां फिनोटिपिक रेशो क्या हुई है, डेविएट हुई है। जीनोटिपिक रेशो सेम वही रहेगी, 1:2:1। फिर अगली जो हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। ऐसे अलील्स वैसे तो जो अकेले वो प्रेजेंट है वो डोमिनेंट ही है, ठीक है, लेकिन जब दो डोमिनेंट एक साथ प्रेजेंट है तो वो दोनों ही जब अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे एक साथ एक दूसरे की प्रेजेंस में, तब भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली वो एक्सप्रेस करने लगे, तो हम वहां पर पढ़ते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, सॉरी को डोमिनेंस। तो यहां पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में, इसमें आप कोडोमिनेंस को देखते हो। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को जो जीन कंट्रोल करता है वो जीन होता है आई जीन। जीन आई के 3 अलील हैं, IA, IB और IO, या स्मॉल आई भी लिख सकते हो, IO को आप। 2018-2024 में इसमें क्वेश्चन है। अब यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि IA एंड IB प्रोड्यूस RBC सरफेस एंटीजन्स विच आर शुगर पॉलीमर्स ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो IA है ना आपके पास, ये एक एंटीजन बनाता है जिसको A एंटीजन बोलते हैं। IB भी एक एंटीजन बनाता है जिसको B एंटीजन बोलते हैं, पर O कोई भी एंटीजन नहीं बनाता है। इसी वजह से A और B को हम बोलते हैं कि ये डोमिनेंट है O के ऊपर। मतलब अगर IA-IO एक साथ प्रेजेंट होना तो O अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, A ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। IB-IO एक साथ प्रेजेंट होना तो O अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, B ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। O को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में आना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ओ क्या है यहाँ पर रिसेसिव करेक्टर है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आप क्या देखते हो, ए और बी दोनों डोमिनेंट, हमें पता चल गया ओ की प्रेजेंस पे दोनों डोमिनेंट। अगर ए और बी एक साथ भी प्रेजेंट है तो ये दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, दोनों ही अपने सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे, यानी ये क्या शो करते हैं, कोडोमिनेंस शो करते हैं। अब देखो किसी भी पॉपुलेशन में आई जीन जो है उसके थ्री क्या है, अलील है, ए बी और ओ। लेकिन क्योंकि एक इंडिविजुअल डिप्लॉयड होता है तो एक इंडिविजुअल के पास दो ही अलील क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। इस बेसिस पे हम यहाँ पर ये जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ेंगे। देखो अगर पेरेंट 1 के पास आई ए है अलील और पेरेंट 2 के पास आई है तो ऑफस्प्रिंग को भी क्या मिलेगा, आई ए। अब यहाँ पर ब्लड क्या होगा, ए ही होगा। लेकिन अगर पेरेंट 1 के पास ए है, पेरेंट 2 के पास बी है, अब देखो ऊपर मैंने बताया ए और बी जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप मुझे ए बी दिखेगा। एक पेरेंट ए है, आई ए है, और एक के पास ओ है, तो ओ वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, वो रिसेसिव है, ब्लड ग्रुप ए ही होगा। सिमिलर वे में एक पेरेंट के पास बी है, एक के पास ए है, तो ए और बी जब प्रेजेंट है तो वो तो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, ए बी होगा। सिमिलर आप बी का देख सकते हो, और ओ वाला अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों ही अलील किसके हो, ओ के हो, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हमारे पास हो। तो यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप के टाइप देख सकते हो, या तो आपको ब्लड ग्रुप ए मिलेगा या बी मिलेगा या ए बी मिलेगा या ओ मिलेगा। मतलब फिनोटाइप आपको कितने मिल गए हैं, फिनोटाइप आपको यहाँ मिल गए हैं 4, पर जीनोटाइप आपको टोटल कितने मिले हैं, जीनोटाइप आपको मिलेंगे टोटल 6 तरह के जीनोटाइप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलते हैं आगे, देखो उसके बाद क्या है, ब्लड ग्रुप ही क्या शो करता है, मल्टीपल अलीलिज्म भी शो करता है। एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलीलिज्म शो करता है क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा अलील हमें मिलते हैं। आई जीन के पास 2 से ज्यादा अलील है, आई ए बी हो सकता है, आई बी बी और आई ओ बी, जो सेम ट्रेट को कंट्रोल करें। तो ये मल्टीपल अलीलिज्म भी है 2025 और 2023 में यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ। फिर हम बात करते हैं प्लायोट्रोपी की। प्लायोट्रोपी क्या है, वो फेनोमेना जब एक सिंगल जीन एग्जिबिट करता है या कंट्रोल करता है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो एक प्लायोट्रोपिक जीन क्या है, वो मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे स्टार सिंथेसिस देखेंगे हम पी सीड्स में, जीन यहाँ पर क्या है, एक जीन 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। देखो ये एक जीन है, इसके 2 अलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। जब मेरे पास दोनों ही कैपिटल है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन प्रेजेंट है, तो ऐसे होमोजाइगोट्स में हम देखेंगे स्टार्च का साइज भी, स्टार्च ग्रेन का साइज भी लार्ज है और शेप भी ऐसे राउंड सी बन रही है। तो एक ही जीन ने क्या किया, 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर लिए, साइज भी और शेप भी। अगर मेरे पास स्मॉल बी है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो स्मॉलर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन होगी और रिंकल्स होंगे। अगर मेरे पास कैपिटल बी स्मॉल बी है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन होंगे और राउंड शीट्स होंगी। तो यहाँ पर एक ही जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, जैसे स्टार्च ग्रेन के केस में साइज भी, यानी कि स्टार्च कंटेंट भी और शेप भी। क्लियर है ये बात। दूसरा इसका एग्जांपल आप फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ते हो। फिनाइल कीटोन्यूरिया को हमने डिटेल में अभी 10 मिनट के अंदर पढ़ना है, तो वहां इसको पढ़ेंगे। यहां बस नाम याद रखो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया भी किसका एग्जाम्पल है, प्लायोट्रोपी का एग्जाम्पल है। इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद देखो हम चलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। प्लायोट्रोपी में हमने पढ़ा एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर, एक ट्रेट मल्टीपल जीन से, 2, 3 या 3 से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है, उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर को 3 जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं, ए बी और सी। जितना ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होगा उतने ज्यादा डार्क कलर के जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्शन होगा, स्किन कलर होगा। मान लो मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिख दिया, यहां पर एडिटिव इफेक्ट होता है, मतलब सारे अलील अगर डोमिनेंट है तो बहुत ज्यादा डार्क क्या होगा, स्किन कलर होगा। जैसे जैसे आप डोमिनेंट अलील कम करते जाओगे, मान लो आपने एक डोमिनेंट अलील कम कर दिया तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फिर आपने और डोमिनेंट अलील्स को कम कर दिया, थोड़ा और लाइट हो जाएगा, फिर आप ऐसी कंडीशन ले आए, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ही सारे रिसेसिव ले आए तो बिल्कुल ही लाइट कलर हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो क्या दिखा रहा है, मेलेनिन की प्रोडक्शन हो रही है, उतना ज्यादा स्किन का कलर क्या होगा, डार्क होगा। याद रखना स्किन कलर के ऊपर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन एनवायरमेंट का भी अच्छा खासा रोल होता है हमारे स्किन कलर के, स्किन कॉम्प्लेक्शन के ऊपर।
फिर चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब हम एक करेक्टर को लेकर क्रॉस बना रहे थे तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 लॉ दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज कर, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके थ्रू हमें मिला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो यहां पर ना हम 2 पेयर लेकर चल रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के, एक तो हम ले रहे हैं सीड कलर और दूसरा हम ले रहे हैं सीड शेप। तो सीड कलर हमारे पास येलो हो सकता है डोमिनेंट के केस में और ग्रीन हो सकता है रिसेसिव के केस में। सीड शेप हमारे पास राउंड हो सकता है डोमिनेंट के केस में और रिंकल हो सकता है रिसेसिव के केस में। यानी येलो कलर डोमिनेंट है ग्रीन कलर के ऊपर और राउंड शेप डोमिनेंट है रिंकल शेप के ऊपर। तो पेरेंट्स हमेशा हम होमोजाइगस लेते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट आप लोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि राउंड येलो, ठीक है। और एक पेरेंट आप लोगे होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल ग्रीन। गैमेट्स बनाओगे तो इन अलील्स को सेग्रीगेट करोगे। एक तरह का गैमेट आपके पास बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक तरह का बना स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक तरह का गैमेट बना और दूसरा बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जो F1 जनरेशन आपको मिलेगी वो हाइब्रिड मिलेगी। आपको क्या मिल रही है F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जीनोटाइप तो आपको देखने में क्या मिल रहा है हाइब्रिड टाइप मिल रहा है, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो फिनोटाइप क्या होगा राउंड येलो। अब F2 के लिए हम क्या करते हैं इसी की सेल्फिंग करते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से पहले क्या बनवा लो गैमेट बना लो। तो कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, ऐसे ही स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। इसी तरह से सेम गैमेट यहां भी बन गए। ये 10th से ये करते आ रहे हो, आप आराम से इसको कर सकते हो। देखो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे करते करते ये पूरा टेबल आपने बनाना है। आराम से स्क्रीन को पोज करो, ये बना लो, बिल्कुल ईजी है। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा फिनोटाइप आपको मिलेगा राउंड येलो आपको 9 मिलेंगे, राउंड ग्रीन आपको 3 मिलेंगे, रिंकल येलो आपको 3 मिलेंगे और रिंकल ग्रीन आपको 1 मिलेगा। देखो पेरेंट तो हमने या तो राउंड येलो लिए थे या रिंकल ग्रीन, तो ये तो आपको पेरेंटल जनरेशन एज इट इज मिल रही है 9 और 1 में। और ये क्या है ये रिकॉम्बिनेंट्स है, ये कोई नया कॉम्बिनेशन है कि आपको राउंड ग्रीन भी ऑफस्प्रिंग मिल सकता है और रिंकल येलो भी मिल सकता है। ये 2023 और 2025 में हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। मैम जीनोटाइप कैसे होगा? देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या था 1:2:1। अब 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बना दोगे आप मिला दोगे तो आपको डाइहाइब्रिड नहीं मिल जाएगा। तो बस करो इसको, पहले इस 1 को इन सबके साथ करो तो 1:2:1। अब इस 2 को इन सबके साथ करो तो 2:4:2। अब इस 1 को करो तो 1:2:1। ये आपको इसका क्या मिलेगा जीनोटाइप मिलेगा। मैं फिर से बता रही हूँ सुन लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने मिला दिए तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस मिल जाएगा। पहले इस 1 को लो इन सबके साथ मल्टीप्लाई 1:2:1, फिर इस 2 को लो इन सबके साथ मल्टीप्लाई 2:4:2 और फिर इस 1 को लो तो 1:2:1। ये आप इसका जीनोटाइप आराम से निकाल सकते हो। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमें मिला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले सीधी लैंग्वेज में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझो। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें कह रहा है अगर 2 ट्रेड्स हैं हमारे पास, जैसे कि मान लो हमारे पास सीड शेप है और सीड का क्या है कलर है, तो उनके ये जो अलील्स हैं ये अलग अलग होकर रैंडमली कंबाइन हो जाएंगे। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली और रैंडमली ये क्या कर जाएंगे कंबाइन कर लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये जो मेरे पास कैपिटल आर है ना ये वाई के साथ जाकर भी मिल सकता है, असॉर्ट हो सकता है, और ये स्मॉल वाई के साथ भी जाकर मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड्स हैं ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये जो इनका मिलना है ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द 2 फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जैसे आपने क्या ले लिया सीड का शेप ले लिया, राउंड ले लिया। ठीक है, तो 2 फैक्टर 2 अलीलियां क्या बन रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। एक कैरेक्टर के जो दो फैक्टर हैं वो असॉर्ट होंगे, सेपरेट आउट होंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फैक्टर ऑफ अदर कैरेक्टर। मतलब ये जो आर है ये जाकर कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है, ये स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो भी अरेंजमेंट होती है ये क्या होती है, ये रैंडम अरेंजमेंट होती है। आगे हम चलते हैं, अगला हमारे पास आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल का वर्क काफी टाइम तक
रिकॉग्निशन में क्यों नहीं आया था? देखो, मेंडल ने अपना काम, अपनी रिसर्च जो पब्लिश की थी वो 1865 में की थी, पर ये लंबे समय तक अनरिकॉग्नाइज था। 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज था। क्यों? क्योंकि एक तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन के कोई भी सोर्सेज नहीं थे। आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है। कोई भी न्यूज फैलानी होती है, कुछ भी वायरल करना होता है, आप कर देते हो। लेकिन उस टाइम पे ये कम्युनिकेशन के सोर्सेज नहीं थे। मेंडल के जो आइडिया थे कि जीन्स जो है स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट है जो किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करें और वो ब्लेंड नहीं होते हैं एक दूसरे में, ये लोग मान नहीं रहे थे। क्योंकि मेंडल का कहना है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हमें प्लांट जो है वो टॉल ही दिखेगा, या स्मॉल टी है तो प्लांट हमें ड्वार्फ ही दिखेगा। तो इनका कहना था या तो प्लांट सिर्फ टॉल ही दिख रहा है या ड्वार्फ ही दिख रहा है, और कोई तरह की वेरिएशंस बीच के हमें कोई भी साइज ऑफ प्लांट नहीं दिख रहे हैं। तो बाकी साइंटिस्ट इसको नहीं मान रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि नेचर में तो थ्रू आउट क्या है, वेरिएशंस है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, हर साइज के प्लांट हमें मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट इसको नहीं मानते थे। तीसरी बात, इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल अप्रोच यूज की बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। उस टाइम के लोगों के लिए ये न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था, उनको ये चीज समझ में ही नहीं आ रही थी, तो वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। फिर 1900s में 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कोरेंस एंड वॉन शर्मक। इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंटली। उस टाइम पे माइक्रोस्कोपी वगैरह एडवांस हो चुकी थी, साइंटिस्ट केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे थे सेल डिवीजन को, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी भी हुई। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें किसने दी थी? सटन और बोवरी ने। सटन और बोवरी का इसमें काफी कंट्रीब्यूशन था। 2020-2023 में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, वॉल्टर सटन और थियोडर बोवरी ने देखा कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल सेल डिवीजन के टाइम पे सिमिलर है जीन्स के बिहेवियर जैसा। तब इन्हें नहीं पता था कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर ही है, बस इन्होंने देखा और इन्होंने कहा कि जैसा जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर चल रहा है वैसा ही जीन्स का बिहेवियर चल रहा है। दे यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट्स को देखते हुए पढ़ते हुए मेंडल के लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कौन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, की क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे 2 लॉ इन्होंने दिए। फिर इन्होंने सटन ने प्रपोज किया पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कोरस्पोंडेड टू सेग्रीगेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर अलील्स दे कैरी, कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है, अलील्स भी क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो फिर सटन ने अपनी सारी नॉलेज क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स वगैरह, इन सबको एक साथ कंबाइन किया और एक थ्योरी दे दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी का कहना है कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर ही लोकेट होते हैं, इसीलिए बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे जो है वो बिहेवियर ऑफ जीन्स के पैरेलल होता है, क्योंकि जीन्स भी पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में है। जीन्स सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं। यहां पर भी क्या होती है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन होती है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखो, यहां पर हम बात करेंगे टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, किसके ऊपर दिया था, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई के ऊपर दिया था। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का दी किसने दी, सटन और बोवरी ने। उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दिया था, टीएच थॉमस हंट मॉर्गन ने, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई। इन्होंने ड्रोसोफिला का यूज कर काफी सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस लिए। ठीक है, जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने किए वहां पर जो भी जीन्स लिए वो एक्स लिंक जीन थे, मतलब वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। तो ड्रोसोफिला में भी ह्यूमंस की तरह पेयर में एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल में ड्रोसोफिला में ह्यूमन फीमेल्स की तरह पेयर में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पर ये पेरेंटल क्या है, नॉन पेरेंटल क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, ये अभी हम समझेंगे। 5 मिनट का सब्र करो। सबसे पहली बात, इन्होंने ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर को ही सिलेक्ट क्यों किया? पहली बात तो ये जो ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर है, सिंपल सिंथेटिक मीडिया में लेबोरेटरी में ही ग्रो हो जाएगी, कोई तामझाम कोई महंगे सामान की जरूरत नहीं है। सिंपल वेजिटेबल वेस्ट वगैरह रखो, बनाना वगैरह रखो, उसके ऊपर ये ग्रो हो जाएगी। इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 वीक्स की होती है, तो आप एक ही साल में कुछ ही महीनों में काफी सारे जनरेशन देख सकते हो। सिंगल मेटिंग में ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, तो जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगा डाटा को। क्लियर कट डिफरेंशिएशन था सेक्सेस में, मतलब मेल और फीमेल को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी यहाँ पर सेक्सुअल डायमोर्फिज्म थी। यहाँ पर जो भी हेरिडिटी वेरिएशंस आप देख रहे हो वो आप लो पावर माइक्रोस्कोप के अंडर भी देख सकते हो, तो आपको ज्यादा तामझाम करने की यानी कि ज्यादा खर्चा करने की भी नीड नहीं है। उसके बाद हमारे पास आगे क्या आता है, देखो बेसिकली इन्होंने क्या किया, अब बहुत ध्यान से समझो, ये कहीं नहीं समझ आया है पर ये यहां समझ पाएगा। इन्होंने येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल ली, क्या ली,
येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, और मेल इन्होंने लिया वाइल्ड टाइप यानी कि ब्राउन बॉडी और रेड आई। मतलब ये जो करेक्टर है ना ब्राउन बॉडी क्या है, ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, येलो बॉडी के ऊपर। तो यहां पर डोमिनेंट दिखाने के लिए हम कैपिटल स्मॉल नहीं करते, यहां डोमिनेंट दिखाने के लिए हम प्लस करते हैं। तो देखो येलो बॉडी रिसेसिव करेक्टर है, हमने वाई लिख दिया ओनली। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट करेक्टर है, वाई प्लस लिख दिया। ठीक है, येलो बॉडी व्हाइट आई रिसेसिव करेक्टर है, डब्ल्यू लिख दिया। लेकिन रेड आई हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर है, डब्ल्यू प्लस लिख दिया। क्लियर है। तो फीमेल इन्होंने ली येलो बॉडीड व्हाइट आई, ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल का दूसरा एक्स क्रोमोसोम, यहाँ वाई और यहाँ डब्ल्यू, यहाँ वाई और यहाँ डब्ल्यू। ये जीन्स देखो बहुत पास है। मैं क्यों बोल रही हूँ पास है, अभी आपको बातें समझ में आएंगी। और वाइल्ड टाइप में मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और बाकी क्या है, वाई क्रोमोसोम है। तो वाइल्ड टाइप ब्राउन बॉडी और क्या ले लिया, रेड आई इन्होंने ले लिया। अब यहाँ तो एक ही तरह के फीमेल के पास तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है इसके पास दोनों, और मेल के पास एक इस तरह का और एक वाई। ठीक है, तो आप इनकी क्रॉसिंग करवाओ। आपने फीमेल का वाई डब्ल्यू और मेल का क्या हो गया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। तो ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस क्या है, ब्राउन बॉडी रेड आई क्या है, डोमिनेंट है, येलो बॉडी वाई टाइप है। तो फीमेल यहाँ हमें क्या मिल रही है, वाइल्ड टाइप मिल रही है। और मेल आप देखोगे ये मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का, मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम। तो जो प्रोजेनी हुई वो क्या हुई, येलो बॉडी वाइट है। क्लियर है। अब यहाँ पर F2 के लिए आप क्या करोगे, F1 की सेल्फिंग करोगे। आपने कुछ नहीं करना, ये देखो आपने क्या करना है, ये हमारे पास F1 की सेल्फिंग करने के लिए क्या है, आप पहले वाई क्रोमोसोम उठा लो, इस वाई क्रोमोसोम को इस एक्स के साथ आप क्या करो, क्रॉस करवा दो। या पहले इस वाई क्रोमोसोम को इस एक्स के साथ आपने क्रॉस करवा दिया। देखो ये मेल का वाई क्रोमोसोम, ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम। कैसी फीमेल हमें मिल रही है, वाइल्ड टाइप मिल रही है, वन ऑफ द पेरेंट से मैच कर रही है। दूसरा देखो दोबारा से मेल के वाई क्रोमोसोम को फीमेल के दूसरे एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करवा दो। तो ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और ये मेल का क्या हो गया, वाई क्रोमोसोम। येलो व्हाइट कलर की हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मेल मिल रहा है, यानी ये भी पेरेंट जैसा मिल रहा है हुबहू। अब क्या करो, मेल का एक्स क्रोमोसोम ले लो, मेल का एक्स क्रोमोसोम और ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ये मेल का एक्स क्रोमोसोम, वाइल्ड टाइप प्रोजेनी हमें मिल रही है। ठीक है, और फिर क्या करो, ये मेल का एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का ये वाला एक्स क्रोमोसोम, हमें क्या मिल रही है, नॉर्मल येलो व्हाइट फीमेल यहां पर मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर समझने की बात क्या है, देखो ये सारे के सारे बिल्कुल पेरेंट जैसे मिल रहे हैं, वन ऑफ द पेरेंट से मैच कर रहे हैं, या तो वाइल्ड टाइप है या येलो व्हाइट है। रिकॉम्बिनेशन होता है कोई नया कॉम्बिनेशन, कुछ नया बनना, भी इनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब हमें ये क्रोमोसोम में जीन्स ऐसे दिख रहे हैं, वाई डब्ल्यू प्लस या वाई प्लस डब्ल्यू। तो ये जो हमारे पास बन रहा है रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एनसीईआरटी कह रही है सिर्फ 1.3% बन रहा है। और जो पेरेंटल टाइप हूबहू पेरेंट जैसा बन रहा है वो 98.7 बन रहा है। कैसे, इसको समझो। देखो जब भी कोई जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और वो बहुत पास प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल नजदीक प्रेजेंट होंगे, तो वो अगली जनरेशन में एज इट इज चले जाएंगे, वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। जितना ज्यादा कोई जीन्स पास हैं, जितना ज्यादा उनके बीच में क्या है, गैप कम है, बिल्कुल पास है, उनकी नजदीकी है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर के उतने कम चांसेस हैं। ध्यान से सुनो, जीन्स पास है यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है यानी रिकॉम्बिनेशन का चांसेस कम है, यानी पेरेंटल करेक्टर ज्यादा आएगा। जो बच्चे हैं प्रोजेनी है वो हूबहू पेरेंट्स जैसे दिखेंगे। यहां पर जीन्स बिल्कुल पास है, इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बिल्कुल कम है, ये एज इट इज उठकर प्रोजेनी में चले गए, इसीलिए पेरेंटल करेक्टर हमें ज्यादा दिख रहा है। तो लिंकेज क्या कह रहा है, लिंकेज मतलब दो जीन्स जब आपस में बहुत पास है, लिंक्ड है, वो एक साथ ही अगली जनरेशन में चले जाएंगे, वहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम है, तो पेरेंटल करेक्टर हमें ज्यादा दिखेगा। डिस्टेंस कम, पेरेंटल करेक्टर ज्यादा। पेरेंटल करेक्टर ज्यादा क्यों है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या थे, काफी कम थे। तो यहां पर आप देख सकते हो क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3% बन रहा है और पेरेंटल 98.7% बन रहा है। अब इधर क्रॉस बी देखो, क्रॉस बी में इन्होंने क्या किया है, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग ले लिया। क्या ले लिया, क्रॉस बी में इन्होंने व्हाइट आई और मिनिएचर विंग ले लिया। ठीक है, और दूसरा मेल जो लिया है वो वाइल्ड टाइप हमारे पास लिया। यहां पर आप देखो, यहां पर पेरेंटल करेक्टर आपको कम दिख रहा है, 62.8% दिख रहा है, और जो रिकॉम्बिनेंट करेक्टर है वो ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये जीन्स आपस में दूर प्रेजेंट है, दूर प्रेजेंट है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस दो जीन्स के बीच में ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है।
क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कोई नई चीज बन रही है, कोई नई चीज बन रही है, तो मतलब पेरेंटल कैरेक्टर क्या आएगा, कम आएगा। तो बस इतना, ये नहीं समझ में आ रहा, क्रॉस नहीं बनाया जा रहा, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखो, जीन्स बिल्कुल पास पास है, लिंक्ड जीन्स है, यानी उनमें डिस्टेंस बिल्कुल कम है, डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी बहुत कम है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम है, तो नया कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, यानी रिकॉम्बिनेंट के चांसेस बहुत कम है। तो पेरेंटल के चांसेस क्या हैं, बहुत ज्यादा। यहां जीन्स देखो दूर दूर है, डिस्टेंस जितना ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट के चांसेस उतने ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वैरायटी ज्यादा आई है और पेरेंटल वैरायटी क्या आई है, कम आई है। एक आपने समझ लिया क्रॉस, दूसरा आप इसी वे में बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया है? चलें आगे। वही यहां पर बात लिखी हुई है कि यहां पर डोमिनेंट को या वाइल्ड टाइप को हम कैसे दिखाते हैं, प्लस लगाकर। देखो जैसे यहां पर आपने देखा रेड आई, व्हाइट आई के ऊपर डोमिनेंट थी तो रेड आई के लिए हमने W प्लस लिखा, और ब्राउन बॉडी, येलो बॉडी के ऊपर डोमिनेंट थी तो ब्राउन बॉडी के लिए हमने Y के ऊपर प्लस लिखा। याद रखना, लिंकेज जो है वो फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। लिंक्ड जीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। लिंकेज के केस में जो रेशो है वो डेविएट होती है 9:3:3:1 से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रट लो, बिल्कुल नैरो लेग पेंट से दीवारों पर लिख लो। आगे चलते हैं हम। तो मॉर्गन की ऑब्जर्वेशन क्या थी, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे एक लीनियर फैशन में, एक लाइन में प्रेजेंट है। जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होंगे या बिल्कुल पास पास होंगे, वो एक साथ इनहेरिट होंगे, मतलब वो लिंक्ड जीन्स है। यानी जब जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड है तो वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, कोई नया रिकॉम्बिनेंट वो बहुत कम शो करेंगे। लेकिन जब जीन्स लूजली लिंक्ड है तो वो हाइयर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ऑफ जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा उनमें क्या होगी, लिंकेज होगी। जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतना ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर होगा उतना कम रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर वहां पर होगा। फिर इन्हीं के एक साइंटिस्ट थे TH मॉर्गन के, जिनको हम बोलते हैं एल्फर्ड स्टर्टवन। इन्होंने इन जीन्स का लीनियर अरेंजमेंट देखा, इनके बीच का डिस्टेंस वगैरह मापा और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया क्रोमोसोम मैप, यानी क्रोमोसोम्स की प्रॉपर मैपिंग की, जीन्स की उसमें प्रॉपर मैपिंग की, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जेनेटिक मैपिंग। तो लिंकेज लास्टली एक बार और पढ़ रहे हैं, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स को एक क्रोमोसोम पे लिंकेज कहते हैं। जितने ज्यादा जीन्स पास होंगे उनमें उतना ज्यादा टाइट लिंकेज होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब नॉन पेरेंटल जीन का, यानी एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट होना पेरेंट से अलग। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर। किसमें क्रॉसिंग ओवर, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर। फिर देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, देखो हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1891 में इन्होंने कुछ इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। अब इन्होंने कुछ इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस को पढ़ा। तो स्पर्म बनते हुए इन्होंने जब देखे तो इन्होंने देखा 50% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बाकी 50% के पास नहीं होता। इन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी, लेकिन इनको इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता था, फंक्शन नहीं पता था। बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया और कहा ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगी। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम है 23 पेयर में, जिसमें से 22 पेयर को तुम क्या बोलते हो, ऑटोसोम्स बोलते हो, जो बॉडी के नॉर्मल सोमैटिक फंक्शंस को कंट्रोल करने वाले क्रोमोसोम है। और 2 क्रोमोसोम फीमेल में XX और मेल में XY वो क्या हो जाते हैं, एलोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो वही मेल्स में XY है, यानी आधे स्पर्म्स ऐसे हैं जिनके पास ये X क्रोमोसोम है और आधे स्पर्म्स ऐसे हैं जिनके पास ये Y क्रोमोसोम है। तो वही हैंकिंग ने कहा था 50% स्पर्म के पास X बॉडी है, जिसको बाद में हमने X क्रोमोसोम कह दिया, और 50% के पास ये नहीं है। आगे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड के। देखो पहली आप यहां पर चीज पढ़ते हो मेल हिट्रोगैमेटी। हिट्रो मतलब डिफरेंट और गैमेटी मतलब गैमेट। मेल्स के पास डिफरेंट गैमेट है, यानी यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन मेल्स की वजह से हो रही है। हम ह्यूमंस के केस में भी हम ये चीज देखते हैं। यहां 2 तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ोगे, एक तो XXXY, एक XXXO। आपने पढ़ रखी है, आपको सब आता है, फिक्र ही मत करो। देखो XXXY सबसे पहली बात याद रखो, ये मिलती कहां है, बहुत बार PYQ में पूछा जाता है। ह्यूमंस में तो आपको पता ही है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी फ्रूट फ्लाई में भी आपको XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलती है, यानी कि मेल हिट्रोगैमेटी मिलती है। मेल के पास यहाँ XY 2 तरह के क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स के अलावा, और फीमेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ X तरह के क्रोमोसोम है। तो मेल के पास ऑटोसोम्स तो आई, साथ में XY तरह के क्रोमोसोम है, फीमेल के पास ऑटोसोम के साथ सिर्फ X तरह के क्रोमोसोम है।
तो मेल के पास जो गैमेट बनेंगे वो 50% ऐसे बनेंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है और 50% ऐसे बनेंगे जिनके पास वाई क्रोमोसोम है। और फीमेल के पास तो 100% एक ही तरह के क्रोमोसोम बनेंगे। तो ऐसा स्पर्म जिसके पास एक्स है वो फीमेल के एग के साथ अगर कंबाइन करे तो हमारे पास जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी। मतलब इसको मेल से भी एक्स मिला, फीमेल से भी एक्स मिला। ऐसा स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है वो अगर ओवा के साथ फर्टिलाइज करे, फ्यूज करे, तो जो बच्चा होगा, प्रोजेनी होगा, वो एक्स वाई होगा। यानी मेल से इसको वाई मिला और फीमेल से एक्स, ये जो प्रोजेनी होगा ये मेल होगा। ये आपको ह्यूमंस और ड्रोसोफिला दोनों के केस में देखने को मिलता है। दूसरा आप देखते हो फीमेल हिट्रोगैमेटी। हिट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। किसमें? फीमेल में। ये आप देखते हो जेड 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 डब्ल्यू टाइप और जेड 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 ओ टाइप में आप ये चीज देखते हो। क्लियर है? अब देखो एक्स एक्स मेल हिट्रोगैमेटी में एक तो आपने एक्स 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 वाई देखना था, एक आप देखोगे एक्स 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 ओ। याद रखो, अपना नाम भूल जाओ पर बिल्कुल याद रखो, एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास होपर और कॉकरोच में होती है। बहुत बार इसके ऊपर पीवाईक्यू आया हुआ है, बहुत बार। तो देखो मेल्स के पास ऑटोसोम्स के अलावा एक्स ओ है, यानी आधे क्रोमोसोम के पास ये एक्स क्रोमोसोम है और आधे क्रोमोसोम के पास नील, कोई भी क्रोमोसोम नहीं है। फीमेल के पास देने के लिए सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है। तो ऐसे स्पर्म जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है वो अगर एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो प्रोजेनी के पास 2 एक्स एक्स है, प्रोजेनी फीमेल होगी। और ऐसे स्पर्म जो नील है, जिनके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो अगर ओवम के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो हमें ऐसा जीनोटाइप मिलेगा, ऑटोसोम के साथ साथ एक्स ओ, यानी एक एक्स क्रोमोसोम कम है, ये मेल होंगे। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं फीमेल हिट्रोगैमेटी, यानी फीमेल के पास डिफरेंट टाइप के गैमेट है। मेल के पास जेड जेड है, फीमेल के पास जेड डब्ल्यू है। ये हमें बर्ड्स में, फॉल में और फिशेस में दिखता है। तो मेल के पास तो जितने भी स्पर्म बनेंगे वो जेड वाले ही बनेंगे। फीमेल के पास आधे एग ऐसे बनेंगे जिसपे जेड क्रोमोसोम है और बाकी आधे जिसपे डब्ल्यू क्रोमोसोम है। तो ऐसा स्पर्म तो एक ही तरह का है। अगर ऐसा ओवम जिसके पास जेड क्रोमोसोम है वो स्पर्म के साथ मिले, हमें प्रोजेनी मिलेगी जेड जेड वाली, ये मेल हो गए, होमोजाइगस वाले मेल हो गए। और ऐसा ओवम जिसके पास डब्ल्यू क्रोमोसोम है वो अगर स्पर्म के साथ कंबाइन करे तो प्रोजेनी हमें जेड डब्ल्यू वाली मिलेगी, ये फीमेल होगी। ये फीमेल हेट्रोगैमेटी हमें बर्ड्स, फाउल और फिशेस में दिखती है। क्लियर है? फिर जेड ओ जेड जेड, यानी मेल के पास तो जेड जेड ही है, फीमेल के पास आधे एग्स ऐसे हैं जिनके पास जेड क्रोमोसोम है, आधे एग्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या है? नील है। तो जो स्पर्म के पास तो देने के लिए जेड ही है। स्पर्म अगर ऐसे ओवम के साथ मिल रहा है जिसके पास जेड क्रोमोसोम है तो मेल प्रोजेनी होगी। और स्पर्म अगर ऐसे क्रोमोसोम के साथ मिल रहा है जिसके पास कोई भी, स्पर्म अगर ऐसे ओवम के साथ मिल रहा है जिसके पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, जेड क्रोमोसोम नहीं है, तो प्रोजेनी जो होगी वो फीमेल होगी। ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है 23 पेयर हमारे पास होते हैं, 22 इसमें से ऑटोसोम होते हैं, एक क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एलोसोम। फीमेल में पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक एक्स एक वाई। ओवम के पास तो देने के लिए तो एक्स ही क्रोमोसोम है। अगर ओवम ऐसे स्पर्म के साथ कंबाइन करता है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है तो जो चाइल्ड होगा, जो प्रोजेनी होगी, वो एक्स एक्स यानी कि फीमेल होगी। ओवम के पास तो एक्स ही, अगर वो ऐसे स्पर्म के साथ कंबाइन करता है जहां पर वाई क्रोमोसोम है तो जो प्रोजेनी होगी वो एक्स वाई होगा, यानी कि वो जो है वो प्रोजेनी वो मेल होगा। यानी इट इज द मेल हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड इट इज नॉट द फीमेल। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी, जिसको हम हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहां पर देखो, जो हनीबी है ना, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम से नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर से होता है। जैसे फीमेल्स जो है, फीमेल्स के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स के पास क्या है? 16 क्रोमोसोम होते हैं। यानी फीमेल डिप्लॉइड है और मेल क्या है? हैप्लॉइड है। अब ये जो फीमेल है ये मियोसिस से यानी कि रिडक्शनल डिवीजन से गैमेट्स बना देगी, हैप्लॉइड गैमेट्स बना देगी। मेल जो है, क्योंकि मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो वहां पर मियोसिस तो हो नहीं सकती, वहां पर क्या होगी? माइटोसिस। तो माइटोसिस से वो क्या बना देगा? गैमेट। अब देखो यहाँ डिपेंड करता है, अगर तो ये एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया है ना, तो जो प्रोजेनी बनेगी वो डिप्लॉइड बनेगी। डिप्लॉइड प्रोजेनी होती है फीमेल, यानी ये वर्कर या क्वीन पे डेवलप होंगी। लेकिन मान लो ये एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस से ये कन्वर्ट होगा मेल में, यानी कि ड्रोन में। मतलब समझ रहे हो, ये जो मेल है इसका कोई फादर नहीं है क्योंकि ये फीमेल से डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ है। लेकिन इसका ग्रैंड फादर होगा क्योंकि इसकी जो मदर थी वो तो फर्टिलाइज एग थी ना, वो तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुई थी ना। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो ये जो मेल है इसका कोई फादर नहीं होगा, ये डायरेक्ट डेवलप हुआ है मदर से, पार्थेनोजेनेसिस से, लेकिन इसका ग्रैंड फादर होगा। चलते हैं आगे।
तो हनी बी में हमें दिखता है हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड्स। वो ऑफस्प्रिंग जो यूनियन ऑफ स्पर्म और ओवम से बनेंगे वो फीमेल में डेवलप होंगे। इनके पास 32 क्रोमोसोम होगा, फीमेल क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, उनके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम होंगे। मेल्स में सिर्फ माइटोसिस ही हो रही है, मेल्स के पास ना तो फादर है ना ही आगे उनका सन हो सकता है, लेकिन उनके पास ग्रैंड फादर है, क्योंकि जो वो थी फीमेल जो थी वो तो फर्टिलाइज थी ना, इसीलिए उनके पास क्या है, ग्रैंडफादर है। अगला हमारा टॉपिक है हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है सडन इनहेरिटेबल चेंजेस जेनेटिक मटेरियल में सडनली ऐसे चेंजेस हो जाना जो अगली जनरेशन में भी इनहेरिटेड हो रहे हैं। दो तरह की म्यूटेशन आप पढ़ते हो, एक पॉइंट म्यूटेशन, एक फ्रेमशिप म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन हो रही है, एक सिंगल बेस पेयर रिप्लेस हो रहा है। इसको आप सिकल सेल अनीमिया में पढ़ोगे। अभी जब सिकल सेल अनीमिया पढ़ोगे ये लाइन आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी, 2 मिनट के बाद हमने पढ़ना ही है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है कि पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, क्योंकि एक बेस पेयर या तो इंसर्ट हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है। मान लो एक बेस पेयर इंसर्ट हो रहा है, तो एडिशन ऑफ 1 और मोर बेस पेयर डीएनए सेगमेंट में, उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है। जैसे नॉर्मल डीएनए आपको दिख रहा है ATC, GAT, CGA, ये आपको पता है, ये आप 3-3 के उसमें पढ़ते हो। अब मान लो यहाँ पर बीच में एक C बेस पेयर आ गया, अब पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। जिसको पहले आप GAT पढ़ रहे हो, अब आपको CGA पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा आगे की तरफ ये क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर डिलीशन में एक यहाँ पर डिलीट हो जाए, कोई भी चीज यहाँ पर डिलीट हो जाए, तो तब भी क्या है, पूरा का पूरा फ्रेम क्या होगा, शिफ्ट होगा। लेकिन याद रखना, अगर 3 बेस पेयर एक साथ ऐड हो जाए फिर फ्रेम क्या है, शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि हम 3-3 के ही उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो किसकी वजह से हो रहा है, सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स उनको बोलते हैं जो डिसऑर्डर्स मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले आप पढ़ोगे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी हेमोफीलिया का जीन जो प्रेजेंट है वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो आपको पता है फीमेल के पास तो 2 X क्रोमोसोम है, पर मेल के पास एक ही X क्रोमोसोम है। तो फीमेल को ये डिसीज होने के लिए दोनों X क्रोमोसोम पे इसका डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होना चाहिए। पर मेल में अगर मेल में एक ही X क्रोमोसोम है, तो एक में भी डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है, तो मेल क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। 2020-2016 में काफी बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसको ब्लीडर्स डिसीज भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को अगर छोटा सा माइनर सा भी कट लग जाता है तो उसका ब्लड कोएगुलेट नहीं हो पाता, वो पेशेंट कंटिन्यूअसली ब्लीड होता रहता है। तो हेमोफीलिया का जीन जो है वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। फीमेल जो है वो कम सफर करती है, मेल ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो फीमेल को होने के लिए दोनों X के ऊपर क्या होना चाहिए, हेमोफीलिया का डिफेक्टिव जीन होना चाहिए। पर मेल को अगर होना है तो मेल के एक X के ऊपर भी अगर हेमोफीलिया का डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो मेल को तो ये हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी इस डिसीज की, और उसके आगे जो ऑफस्प्रिंग थे वो क्या थे, वो हेमोफिलिक थे। फिर आता है सिकल सेल अनेमिया। 2016, 2022, 2023 में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। सिकल सेल अनेमिया सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल है, यानी ये बॉडी के नॉर्मल क्रोमोसोम्स को इफेक्ट कर रहा है। सेक्स लिंक्ड यानी X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट नहीं है। ये भी रिसेसिव है, मतलब ये तभी होगा जब ये दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर इसका डिफेक्टिव जीन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA HBS। सिर्फ होमोजाइगस इंडिविजुअल जो होंगे जिनके पास HBS HBS है वही डिसीज शो करेंगे। हिट्रोजाइगस इसके कैरियर होंगे, मतलब डिसीज आगे कर पाएंगे, अगली जनरेशन में पास ऑन कर पाएंगे, पर ये खुद डिसीज नहीं होंगे। अब देखो सिकल सेल अनेमिया किसकी वजह से होता है, पॉइंट म्यूटेशन में होता है। बीटा ग्लोबिन चेंज जो है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन से। देखो यहां पर क्या होता है ना, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन से। ग्लूटामिक को बनाने वाला था GAG। इस A की जगह, इस सिंगल A की जगह क्या आ जाता है, U आ जाता है। जब यहाँ GAG था वो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, पर GAG किसको कोड कर रहा है, वो कोड कर रहा है वैलिन को, जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसीज हैं वो बाय कन्वेव से कैसी हो जाएंगी, सिकल शेप लाइक हो जाएंगी। सेल्स नैरो कैपिलरीज वगैरह से पास नहीं हो पाएगी, कैपिलरीज क्या होगी, क्लोग्ड हो जाएंगी, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन भी प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। फिर आता है हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक इनबोर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये भी X क्रोमोसोम पर तो प्रेजेंट नहीं है, सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोम और रिसेसिव है। मतलब इसके लिए, इसको होने के लिए दोनों अलील जो हैं क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। दोनों डिफेक्टिव जीन दोनों क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अब इसमें होता क्या है, जो अफेक्टिव इंडिविजुअल है उसके पास एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये लैक होता है।
फिनाइल एनालीन हाइड्रोक्सिलेज का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड बनता है फिनाइल एनालीन। फिनाइल एलानीन को ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन में। ठीक है, अब क्योंकि ये एंजाइम ही डिफेक्टिव है तो ये चीज टायरोसिन में कन्वर्ट हो नहीं पाती, तो फिनाइल एलानाइन फिर कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। अब ये जो है इसकी वजह से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, और ये यूरिन में ब्लैक कलर के फॉर्म में, मतलब इसकी वजह से यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का दिखता है, मतलब ये यूरिन में एज इट इज फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर आता है थैलासीमिया। थैलासीमिया क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये किसकी वजह से हो रहा है? या तो ये म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से हो रहा है। इसमें कोई एक चेन, ग्लोबिन चेन जो होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है, उसकी सिंथेसिस जो है वो डिफेक्टिव होती है। अनेमिया इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दो तरह के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन अफेक्टेड होगी। इसको कंट्रोल करने वाले जीन्स क्रोमोसोम 16 में प्रेजेंट है, HbA1 और HbA2। ठीक है, और बीटा थैलेसीमिया क्या है? इसमें बीटा ग्लोबिन चेन की जो सिंथेसिस है, जो प्रोडक्शन है, वो इफेक्टेड होगी। इसको कंट्रोल करने वाले जीन्स कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है? तो वो क्रोमोसोम 11 पर प्रेजेंट है। HBB जीन का क्या है नाम? ठीक है, एक हमने हेमोफीलिया पढ़ा था, सेक्स लिंक, और एक हम पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है हमारे पास? सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? रेटिना में पाए जाने वाले कुछ सेल्स होते हैं जिनको कोन्स बोलते हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो यहां पर भी मेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे है, तो मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल के एक्स क्रोमोसोम पर अगर कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो मेल तो क्या होगा? डिसीज होगा। फीमेल के अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, फीमेल कैरियर होगी, मतलब अगली जनरेशन में डिसीज को पास कर सकती है, पर फीमेल खुद डिसीज नहीं होगी। फीमेल को डिसीज होने के लिए यहाँ पर होमोजाइगस होना पड़ेगा, यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टेड कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू एक्सेस, एब्सेंस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अब यहां पर एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। एन्यूप्लॉइडी की वजह से, एन्यूप्लॉइडी मतलब या तो लॉस हो रहा है किसी क्रोमोसोम का या फिर गेन हो रहा है। जैसे ट्राइसोमी, हम यहाँ पर डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं। ट्राइसोमी में हम पढ़ते हैं किसी एक क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाना। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम है ना, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। और मोनोसोमी मतलब जब क्रोमोसोम क्या है? लैक हो रहे हैं, किसी एक क्रोमोसोम की कमी हो जाना। तो यहाँ पर 2n माइनस में 1, यानी 46 माइनस में 1, यहाँ 45 क्रोमोसोम होंगे। और पॉलीप्लॉइडी ज्यादातर हम प्लांट्स में देखते हैं। टीलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस नहीं होती तो उसकी वजह से पूरा एक क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ जाता है, तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ डाउन सिंड्रोम का पढ़ेंगे, क्रोमोसोम 21। वैसे तो क्रोमोसोम 21 की 2 कॉपी होनी चाहिए थी, है ना, क्रोमोसोम 21 की 2 कॉपी होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर एक एडिशनल कॉपी आ जाती है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 2017, 2019 और 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट से इसके वो पढ़ लो, सिम्टम्स पढ़ लो। शॉर्ट स्टेचर होगा, स्मॉल राउंड हेड होगा, पार्शली ओपन माउथ रहेगा, टंग हमेशा बाहर निकलती रहेगी और फरोड टंग होगी, पाम ब्रॉड होगी और कैरेक्टरिस्टिक क्रीज लाइन के साथ होगी। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट क्या होगी? रिटार्डेड होगी, थोड़ी सी स्लो होगी। फिर आता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 2019, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यहां पर क्या होता है ना, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की, मतलब यूजुअली ऐसे होना चाहिए था 44 प्लस XY, पर यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल तो मस्कुलाइन ही है क्योंकि XY है, पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो उसके उस मेल के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे, जैसे गायनेकोमेस्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगी, या फिर बियर्ड ग्रोथ जो है वो क्या होगी? वो पुअर होगी, स्टेराइल होंगे। फेमिनाइन लड़कियों जैसी आवाज होगी, स्टेराइल होंगे और टॉल स्टेचर होंगे। लास्ट हमने यहाँ पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, तो ये मोनोजोमी है। ठीक है, तो 45 प्लस एक एक्स, सिर्फ मतलब यहाँ पर टोटल क्या है हमारे पास? कितने क्रोमोसोम? यहाँ ना 44 आएगा, इधर गलती से मिस्टेक हो गई है, इसको कर लेना। ये 44 है, तो 44 प्लस XO, यानी एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या है? कम है, तो 46 की जगह 45 क्रोमोसोम है। ऐसी जो फीमेल्स होंगी वो क्या होंगी? स्टेराइल होंगी। रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, ओवरीज प्रेजेंट है पर वो फंक्शनल नहीं है। और भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह, ये भी रिटार्डेड होगा। अंडर डेवलप फेमिनाइन कैरेक्टर्स होंगे, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगी, शॉर्ट स्टेचर होगी, यूट्रस स्मॉल होगा और पफी फिंगर्स होगी। लास्ट हम पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस,
कोई भी जेनेटिक ट्रेट्स को हमने जब सेवरल जनरेशन तक उसकी इनहेरिटेंस को स्टडी करना हो तो हम जेनेटिक क्या पढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं। ये सिंबल्स हैं, इनको याद करने ला, मेल्स के लिए, फीमेल के लिए, अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है, इन सिंबल्स के ऊपर भी स्पेशली क्वेश्चन आए हुए हैं। मेटिंग दिखानी है आपको तो ऐसे मेल और ये फीमेल और बीच में एक लाइन, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में, ब्लड रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग दिखानी है तो 2 लाइन्स डाल देना। ये पेरेंट है, ये आगे सक्सेसिव जनरेशन उनकी दिखा रखी है, ठीक है। अगर पेरेंट के पास एक ही बच्चा और वो भी डिसीज है तो आपने वो मेल चाइल्ड दिखाकर उसको शेड कर दिया, अफेक्टिव इंडिविजुअल को आप शेड से दिखाते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा आपने करना है। ये अपना चैप्टर हो चुका है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन पे फर्स्ट कमेंट जो हमारा है वो पिंड है, आप इन नोट्स को ले सकते हो। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।